हाँ नमस्कार। मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत काल में साहित्य का विकास। हमने देखा है कि साहित्य हर वंश के काल में रचा गया है। दिल्ली सुल्तानों ने भी साहित्य का प्रोत्साहन दिया। दिल्ली के सुल्तान न केवल कुशल सैनिक थे, बल्कि उनकी साहित्य के क्षेत्र में भी गहरी रुचि थी, जिनके फलस्वरूप सल्तनत काल में साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। सल्तनत काल में जो साहित्य लिखा गया उसे हम मोटे रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला फारसी साहित्य और दूसरा हिंदी साहित्य। पहले हम फारसी साहित्य की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और सिकंदर लोदी तक के लगभग सभी दिल्ली सुल्तानों द्वारा फारसी भाषा को पूर्ण रूप से राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया, जिसके फलस्वरूप उनके दरबार में फारसी भाषा के अनेकानेक उच्च कोटि के कवि और विद्वान रहते थे, उनको संरक्षण मिला था। और इन विद्वानों और कवियों के द्वारा फारसी भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की गई, जैसे हसन निजामी और फ़खर मुदब्बर दिल्ली सल्तनत के दो फारसी भाषा के उच्च कोटि के विद्वान हुए, जिनके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समय में अपने ग्रंथों, हसन निजामी ने ताजुल मासिर और फ़खर मुदब्बिर ने आदाबुल हर्ब नाम के इन दो ग्रंथों की रचना की। बलबन का दरबार भी मुस्लिम संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था, और उसी के समय में अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी द्वारा अपने ग्रंथों की रचना की गई। अमीर खुसरो सल्तनत काल का फारसी का एक महानतम कवि माना जाता था। इसके द्वारा फारसी में अनेक मसनवी, दीवान और ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें सिरा व फराह, लैला व मजनू, कीरान उल सदाइन, मिफ्ता उल फुतू, खजाइन उल फुतू, देवलरानी खिजर खां अथवा आशिका के नाम से भी इसको जानते हैं, नूर सिपहर, तुगलक नामा इत्यादि महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ माने जाते हैं। और अमीर हसन देहलवी द्वारा फ़ायतुल फौद नाम की ग्रंथ की रचना की गई। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक स्वयं फारसी के उच्च कोटि के विद्वान थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसामी द्वारा फुतुह सलातीन नामक ग्रंथ की रचना की गई, और फिरोज तुगलक ने फुतवात फिरोज शाही नाम के अपनी एक आत्मकथा लिखी। फिरोज शाह तुगलक के समय में ज़ियाउद्दीन बरनी द्वारा अपने दो ग्रंथों तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांदारी की रचना की गई। उसके समय में शम्स सिराज अफ़ीक द्वारा तारीख फिरोज शाही की रचना की गई। फिरोज तुगलक के समय में ही किसी विद्वान द्वारा सीरत ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ लिखा गया। सैयद और लोदी सुल्तानों के समय में भी फारसी के अनेक ग्रंथ लिखे गए। उदाहरण के लिए सैयद सुल्तान मुबारक शाह के समय में याया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा अपने ग्रंथ तारीख मुबारक शाही की रचना की गई। सिकंदर लोदी स्वयं फारसी का अच्छा विद्वान माना जाता था कि उसके द्वारा गुलरुखा नाम के एक फारसी काव्य की रचना की गई। सिकंदर लोदी के दरबार में फारसी के अनेक विद्वानों का उल्लेख हमें मिलता है,
जिनमें रफ़ीउद्दीन सिराजी शेख, अनीजुद्दीन शेख, अमालुद्दीन प्रमुख थे। शेख जमालुद्दीन द्वारा मीरू महा और सिपार उल आरिफीन की रचना की गई। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फारसी के पर्याप्त विद्वान और कवि इस काल में दरबारी संरक्षण प्राप्त किए हुए थे। कुछ लोगों ने स्वतंत्र रूप से भी लिखा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य भी इस काल में खूब लिखा गया। हालांकि दिल्ली सुल्तानों द्वारा हिंदी साहित्य के विकास में कोई रुचि नहीं ली गई थी, किंतु फिर भी भारत में 13वीं शताब्दी में हिंदी में साहित्य की रचना शुरू हो गई थी। चंद्रबरदाई लिखित पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना उसने अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के समय में की थी। पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त सारंगधर द्वारा लिखित हमीर रासो, जैनक द्वारा लिखी आहली खंड, दलपत विजय द्वारा लिखे गया खुमान रासो और नरपति नाहल द्वारा लिखित बिसल देव रासो सल्तनत काल में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और सल्तनत काल में अनेक ऐसे मुस्लिम कवि और विद्वान भी हुए जिन्होंने भी कई प्रेमाख्यानों, प्रेम काव्यों की रचनाएं की थी, जिसमें मुल्ला दाऊद ने चंदाई नामक ग्रंथ लिखा, कुतुबन की मृगावती, मंजन ने मधुमालती की रचना की, तो जायसी ने पद्मावत की। इस प्रकार जैसा कि हमने वर्णन किया है कि सल्तनत काल में फारसी और हिंदी दो भाषाओं में अनेक उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की गई थी, जिसके फलस्वरूप कला के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी सल्तनत काल में गहरी प्रगति हुई। धन्यवाद।